हेलो स्टूडेंट्स। बहुत दिनों से मेरा मन कर रहा था कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करूं, दैट इज़ व्हाट मटेरियल यू शुड यूज फॉर फिजिक्स। हमारे कंट्री में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मटेरियल बहुत ज़्यादा है, पर ऑथेंटिक क्या है ये हमें ध्यान रखना है कि किस मटेरियल को ध्यान से देखें। देखिए, मैं बात मानता हूँ सीधा सीधा। आपका एक ही तरीका है, आपको कोई राइटर मिलता है किसी किताब का, आप देखिए इसका प्रोफाइल क्या है। हो सकता है कि उस टीचर ने 30 साल 20 साल 25 साल पढ़ाया, पर अगर वो टीचर एक साइंटिस्ट है, रिसर्चर नहीं है, तो उसकी किताब उतनी ऑथेंटिक नहीं हो सकती। क्योंकि आप फिर सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे, किसी अच्छी किताब से लिख के आप उसमें अपना मटेरियल डालेंगे। हो सकता है कि ऐसा करने से वो किताब अच्छी किताब बन जाए, पर एक रिसर्चर और एक साइंटिस्ट अलग तरीके से लिखता है। वो फिजिक्स को जीता है, महसूस करता है, उसकी साइंस के पीछे को उसने समझा है, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और तब जाके एक बेहतरीन बहुमूल्य किताब जन्म लेती है। और उसको ही पढ़ने से हमें सब्जेक्ट से मोहब्बत हो जाती है। मैंने कभी नहीं सुना ये देख या मैंने कभी नहीं सुना किसी से कहते हुए कि मुझे डीसी पांडे पढ़ने से मुझे फिजिक्स से प्यार हो गया। मैं डीसी पांडे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कह रहा हूँ कि वो किताब फिजिक्स के सवाल सॉल्व करने के लिए लिखी गई है, टेक्निक्स दी होंगी, ये सब चीज़ें। पर फिजिक्स को रीड करना उसका अलग ही जुनून है। कि आप अगर टेंशन में हैं, आपको किसी ने डांट दिया, परेशान, आपको किसी ने कुछ कह दिया, आप मायूस हैं, आप अच्छा फील नहीं कर रहे, तब आप कोई फिजिक्स किताब उठा के पढ़ो ताकि आपको अच्छा महसूस हो, उसे कहते हैं किताब। और ऐसी किताबें हैं मार्केट में। और सही किताब एक सही उम्र में सही वक्त में मिल जाए तो बात ही अलग है। ठीक है, आपने मॉड्यूल लगाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, और आप कोचिंग इंस्टीट्यूट या एग्ज़ाम निकालने के लिए जो कठिन कठिन किताबें हैं वो लगाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट को समझने का जुनून शायद मेरे ख्याल से एक मेच्योरिटी के बाद ही आता है। ज़रूरी नहीं है 11th-12th में आ जाए, और शायद टाइम भी नहीं होता अब। लेकिन मेरा अपना मानना है कि कम से कम एक किताब, वैसे तो दो भी आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक किताब साइड में रीडिंग पर्पस के लिए आपके पास होनी चाहिए। और वहीं मैं कुछ किताबें शेयर करना चाहता हूँ जिसमें अलग अलग मैं आपको फंडे मतलब उनकी क्या क्या यूएसपी हैं, यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट जिसे बोलते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं उन किताबों को खरीदने के, मैं वो भी शेयर करूँगा। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि मुश्किल होता है डिसाइड करना कि किताब कौन सी बुरी है कौन सी अच्छी है। लेकिन सबसे आसान तरीका ये है कि आप उसके राइटर का प्रोफाइल देखें। अगर वो साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, तो फिर आप डेफिनेटली वो किताब खरीद सकते हैं। क्योंकि वो जिस तरीके से लिखेगा उसने महसूस किया, उसने जिया, जैसे मैंने पहले बोला भी। तो जैसे कि मैं बताऊं कि मेरी लाइफ में सबसे पहले जो फिजिक्स की किताब आई जिससे मुझे फिजिक्स अच्छी लगने लगी, मैं फिजिक्स में बहुत बुरा नहीं था, मैं एवरेज था, चीज़ें जैसे पढ़ा दी वैसे कर ली और मैंने समझ ली। लेकिन मुझे फिजिक्स पसंद आई जब मेरे हाथ एक किताब लगी, और किताब का नाम था रेसनिक हैलिडे। बहुत से लोग इस किताब के बारे में बात करते मिल जाएंगे आपको, पर आपको अगर वही चीज़ महसूस करनी है जो बहुत से लोग इसके बारे में बात करते हैं और करते ही रहते हैं। क्या है ऐसा किताब में? एक फिजिक्स की किताब इतनी अच्छी कैसे लग सकती है किसी को? एक फिजिक्स की किताब के लिए ऐसा जुनून कैसे हो सकता है? कभी किसी को एनसीईआरटी के लिए जुनून होते देखा है? बुरी नहीं है एनसीईआरटी, पर कुछ अलग ही है रेसनिक हॉलिडे में, जिसकी वजह से लोगों को उससे प्यार हो जाता है। लोग उसे एक बाइबल कहने मजबूर होते हैं, कहते हैं गीता रामायण है, बाइबल है फिजिक्स की। क्या है उसमें ऐसा? उसको महसूस करने के लिए आपको समझना होगा। मैं आपको बाद में दिखाता हूँ किताब, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ फिजिक्स के बारे में और रेसनिक हॉलिडे के बारे में। रेसनिक हॉलिडे एक बहुत ही आसान भाषा में लिखी किताब है। लोगों को लगता है कि यार किसी फॉरेन ऑथर ने लिखी है तो टफ लैंग्वेज होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू विल फाइंड टफ लैंग्वेज व्हेन एन इंडियन लाइक्स राइट्स इन इंग्लिश। यू विल फाइंड अ वेरी इजी लैंग्वेज व्हेन अ फॉरेनर राइट्स इन इंग्लिश, बिकॉज वो उनकी भाषा है। एक पन्ना पढ़ते वक्त आप 4 बार स्माइल करेंगे। रेसनिक हॉलिडे का एक भी पन्ना आप पढ़ेंगे तो आपको 4 बार स्माइल आएगी। कहीं ना कहीं रेसनिक हॉलिडे जो राइटर्स हैं, और अब जो जर्ल वॉकर भी हैं जो उसमें अपनी इनपुट्स देते हैं, जो खुद अपने आप में बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, आप देखेंगे कम से कम 2 से 4 बार आपके मुंह पे एक स्माइल आएगी पढ़ते वक्त पेज पे। क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं एक जोक मारा होगा, या कहीं ना कहीं अकुल आपसे बात करके आपसे इतना करीब आए होंगे इस पॉइंट को समझाने के लिए कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि आप किताब पढ़ रहे हैं। मुझे कई बार ये देख के स्माइल आ जाती थी कि कोई किताब कैसे लिख सकता है इस तरीके से। इज इट अ नॉवल? बिल्कुल, इट्स अ वन टू वन कन्वर्सेशन टेकिंग प्लेस। ब्यूटिफुल वे ऑफ राइटिंग अ बुक, इट्स अ कन्वर्सेशन। अगर आपको रीडिंग की हैबिट हो गई रेसनिक हॉलिडे की, आपको शायद किसी भी इंसान की प्रिलिमिनरी लेवल पर, यानी कि 11th-12th समझने के लिए
किसी भी टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी भी बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो चीज़ उसमें लिखी हुई है उसको समझने के लिए, हो सकता है उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हो, उसकी बात नहीं कर, जो है नहीं उसको क्या समझोगे, लेकिन जो लिखा हुआ है ना, वहाँ पे पढ़ने के बाद आप कहीं और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट्स अ ब्यूटिफुली मेंशन रिटन, इट इज़ नॉट एट ऑल अ साइंटिफिक बुक, इट्स अ नॉवल। यू कैन रीड एनी पर्सन ऑफ एनी बैकग्राउंड कैन जस्ट स्टार्ट रीडिंग रेस्निक हैलिडे और बहुत चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और इसीलिए रेस्निक हैलिडे में मैथ्स का इस्तेमाल बहुत कम किया गया है, उसको हर चीज़ को शब्दों में समझाने की कोशिश की। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज से 4 महीने बाद एग्जाम आएगा। मैं चाहता हूँ कि आप बाजार जाएं, रेस्निक हैलिडे खरीदें, दिन का आधा घंटा रीड करें, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में भी अब पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं। पैसेज की रीडिंग की हैबिट बच्चों की है ही नहीं, बच्चे कोई भी फिजिक्स की किताब नहीं पढ़ते हैं। और इससे पहले कि पढ़ने लगें, मैं उन्हें रोकना चाहता हूँ कि प्लीज़ ये प्रदीप और ऐसी कोई भी एस एल अरोरा, कोई भी रिफ्रेशर जो मार्केट में आती हैं, उन्हें रीड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप रेस्निक हैलिडे खरीदें, उसे रीड करें। अगर आपको लगता है कि रेस्निक हैलिडे नहीं खरीदनी और मेरे बात पे यकीन नहीं है, तो डेफिनेटली आप दूसरी किताब खरीद सकते हैं जिसका नाम है एच.सी. वर्मा। अब एक लोगों का मिसकंसेप्शन है, अक्सर एच.सी. वर्मा से बहुत सालों से 1991 में किताब पहली बार आई थी, 1992 में, और करीब करीब 2010 या 12 तक इससे बहुत मेजोरिटी सेक्शन पेपर आईआईटी में आ जाया करता था। काफ़ी क्वेश्चंस मैच करते थे। ये किताब फेमस हो गई कि ये आईआईटी निकालने के लिए परफेक्ट है। कोचिंग इंस्टीट्यूट इसका यूज़ करने लगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल ऑलमोस्ट इसके इर्द गिर्द ही बनते हैं आज भी। 50% पेपर आज भी इससे निकाला जा सकता है जेई का। जेई मेंस तो पूरे ही क्रैक कर लोगे और एडवांस भी 50 से 40% इससे निकाला जा सकता है, बशर्ते आप ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव 2 दोनों ज़रूर करें। सिर्फ एक्सरसाइज करने से बात नहीं बनेगी, और ऑब्वियसली सॉल्व एग्जाम्पल्स भी। तो आप डेफिनेटली जेई एडवांस भी 40 से 50% कर लेंगे। ये एक वन सेट किताब है जिसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है व्हेन इट कम्स टू क्रैकिंग एन एग्जाम लाइक आईआईटी, जो बहुत आसान है जेई मेंस लेवल पर, एडवांस लेवल पर टफ है, और उस टफनेस के लिए आपको कोचिंग का मॉडल करना पड़ता है। पर मेरा यहाँ पे उद्देश्य वीडियो बनाने का बिल्कुल भी किसी एग्जाम को क्रैक करना नहीं है, किसी बोर्ड एग्जाम को क्रैक करना नहीं है। बस एक ही उद्देश्य है कि आपको सही इंफॉर्मेशन मिले, करेक्ट इंफॉर्मेशन मिले, कहीं कोई भी लूप होल ना हो। इसलिए दो किताबें 100% सही किताबें हैं, इनमें कहीं गलती नहीं मिलेगी आपको, जिनका नाम है एच.सी. वर्मा एंड रेस्निक हैलिडे। रेस्निक हैलिडे obviously has an upper hand over एच.सी. वर्मा when it comes to theory, and questions उसके थोड़े टफ भी हैं, बहुत आसान भी हैं। लेकिन बात करते हैं अब एच.सी. वर्मा की। रेस्निक हैलिडे तक मैंने बता दिया काफ़ी। एच.सी. वर्मा के सवाल आईआईटी में आने की वजह से एक मिसकंसेप्शन जुड़ गया उसके साथ, जैसे कि एक टफ किताब है। बिल्कुल भी टफ किताब नहीं है। एच.सी. वर्मा एक बहुत ही आसान किताब है। उससे ज़्यादा आसान भाषा में लिखी हुई किताब आपको इंडियन मार्केट में तो नहीं मिलेगी। रेस्निक हैलिडे उससे भी ज़्यादा आसान है, पर नॉर्मली लोग उसे खरीदते नहीं है, इसलिए मैं बात एच.सी. वर्मा की कर रहा हूँ अमंग दी इंडियन ऑथर्स। व्हेन इट कम्स टू इंडियन ऑथर्स, एच.सी. वर्मा ज़्यादा आसान किताब कहीं नहीं मिलेगी। चीज़ों को इतनी खूबसूरती से, इतनी आसान भाषा में समझाया गया है। हाउएवर, रेस्निक और एच.सी. वर्मा ये फ़र्क है कि रेस्निक कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो जाती है बात करते में, आपसे बात कर रही होती है, लेकिन एच.सी. वर्मा होती है उतनी नहीं, और वो ज़्यादा कंसेप्ट या कंटेंट पे ध्यान देती है। बहुत आसान भाषा में कंसेप्ट और कंटेंट दिया जाता है, बहुत आसान भाषा में। इसीलिए मेरा पूरा मानना ये है कि हमारे इंडियन स्कूल के करिकुलम में जिन बच्चों का फिजिक्स कमज़ोर है, जिनको टफ लगती है, मुश्किल लगती है, मेरे ख्याल से एच.सी. वर्मा शुड बी द प्राइमरी बुक जो स्कूल के करिकुलम में लगानी चाहिए। आप सवाल मत करिए उसके, और सवाल भी कर रहे हैं उस पर बाद में आता हूँ कि कौन से सवाल करे जा सकते हैं जो बच्चे फिजिक्स पे कमज़ोर होते हैं। उसको रीड ज़रूर करिए। 9th क्लास का बच्चा भी अगर एच.सी. वर्मा को रीड करेगा तो कुछ ना कुछ 50% समझ लेगा, लेकिन 9th क्लास का बच्चा, ये आप भी जानते हैं, प्रदीप या एस.एल. अरोरा को रीड करके कुछ नहीं सीख पाएगा। रेस्निक हैलिडे और एच.सी. वर्मा की सबसे बड़ी खूबी यही है कि आप 9वीं क्लास के बच्चे के भी हाथ में किताब दे देंगे तो भी वो कुछ 50% से 60% समझ के बाहर निकलेगा। अगर रेस्निक की बात करें तो करीब 70% समझ के बाहर निकलेगा, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल्स इतने हैं, उसमें रियल लाइफ कनेक्शन इतने हैं कि 9th क्लास का बच्चा भी 11th-12th की फिजिक्स समझ सकता है। और एच.सी. वर्मा की बात करें तो 50% समझेगा, कम से कम लेगा। आप गारंटी दे सकते हैं कि प्रदीप एस.एल. अरोरा की इस तरह की किताबें हैं कि आप 9th क्लास के बच्चे को आप दे दें और वो समझ जाए? असंभव है, ये असंभव है। इसलिए ये दो किताबें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसके अलावा आपको कहीं नहीं जाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे एनसीईआरटी, जाइए, कोई बुराई नहीं है एनसीईआरटी में, पर मेरा अपना ये मानना है कि अगर आप ये दोनों में से कोई भी एक किताब पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी का टेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एनसीईआरटी कहाँ काम आती है? अगर आप
सवाल नहीं लगाना चाहते हैं रेस्निक हैलिडे के, एच सी वर्मा के, तो आप एनसीईआरटी के सवाल जरूर लगाएं। और मेरा अपना ये मानना है कि इन एनी केस एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस जरूर करने चाहिए। एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस आर वन ऑफ द बेस्ट यू विल फाइंड एनीवेयर। उसकी वजह जान लीजिए। करीब से 20 से 30% एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस रेस्निक हैलिडे से ही लिए गए हैं। रेस्निक हैलिडे से ही एनसीईआरटी बनी है, उसकी तर्ज पे, उसकी बिब्लियोग्राफी में बात मेंशन भी है कि एनसीईआरटी मोस्टली इज फ्रॉम रेस्निक हैलिडे एंड अ बिट ऑफ फाइनमैन लेक्चर्स। इनका ध्यान में रखते हुए और भी सोर्सेज हैं एनसीईआरटी को बनाने के, लेकिन मेजर सोर्सेज जो है ये एनसीईआरटी जिस तरीके से पेज बनाया गया है, जिस तरीके से उसका सिंटेक्स है कि कुछ पढ़ाने के बाद बीच में सवाल दे दिया और वो सवाल थोड़ा सोचने वाला होता है, ये सब चीज़ें रेस्निक हैलिडे से ही ली गई हैं। और ये एनसीईआरटी खुल के बोलती है ये बात, पीछे बिब्लियोग्राफी में आप देख सकते हैं दैट दे हैव मेंशन्ड द बुक। सो दीज आर द 3 books you should go for. The 2 books are for reading. If you are not that very good in physics, then you can read H.C. वर्मा। मतलब आपकी मजबूरी है फिजिक्स करना, पर आप अच्छे नहीं है रीड करने में। मतलब फिजिक्स में अच्छे नहीं, पर मजबूरी है फिजिक्स करना है, तो आप H.C. वर्मा को जाइए। अगर आपको फिजिक्स से प्यार होना है, बिल्कुल करीब आना है फिजिक्स के, आपको सब्जेक्ट अच्छा लगने लगे फिजिक्स, मतलब एक जुनून सा हो जाए फिजिक्स का, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको रेस्निक हैलिडे जरूर पढ़नी चाहिए। तो मेरे पास तो बचपन से ही थी, मार्केट में 900-700 रुपये, 900 से 800 रुपये में वैरायटी में मिलती है ये। और इसकी बुक जो है वो ब्लैक एंड वाइट पेजेस होते हैं और पेज की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, पर किताब बिल्कुल अच्छी रहती है इस मामले में। तो बचपन से वही मेरे पास थी, झांसी में हम रहते थे, तो मेरे घर में जब मैं 7th-8th में था तो मैंने देखी थी, माई सिस्टर वॉज यूजिंग इट, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, मेरे को ये बुक चाहिए थी। मैंने 9th-10th में थोड़ा बहुत पढ़ा था, अब मैंने छोड़ दिया क्योंकि बाद में जब 11th आई फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, और दिस वॉज द ओनली बुक आई यूज टू रीड। एंड कभी कभी एक किताब हुआ करती थी मॉडर्न एबीसी करके, जिसका मार्केट में इतना नाम नहीं है, वो हमारे स्कूल में हमारे टीचर उससे थोड़ा बहुत क्वेश्चन दे दिया करते थे, तो हमने खरीद ली थी। लेकिन गो टू बुक मेरी रेसनिक की थी, तो मुझे मोस्टली फिजिक्स जो भी पता है वो रेसनिक की वजह से पता है। ज़्यादा नहीं पता है, ज़्यादा मुझे नहीं पता, जितना भी आता है पर वो करेक्ट है, मुझे इतना पता है। लेकिन बचपन से ही मुझे एक बात पता थी कि रेसनिक हैलिडे जो इंडिया में बिकती है वो ट्रू वर्जन नहीं है, उसमें जो डायग्राम्स है वो ब्लैक एंड वाइट है, और मुझे बड़ा फैसिनेट करते थे डायग्राम्स, अगर कलर्ड होंगे तो कैसे होंगे। मुझे बड़ा मन था कि मैं डायग्राम्स देखूं, कितने खूबसूरत डायग्राम है रेसनिक हैलिडे, मुझे कलर्ड देखने। बचपन से एक मन था कि यार मैं कैसे भी जब बड़ा हो जाऊंगा, मतलब इतने जुनून था किताब को लेकर, मुझे लगता था कि जब बड़ा हो जाऊंगा मैं फॉरेन कंट्री जाऊंगा, वहां जा खरीदूंगा, क्योंकि इंडिया में नहीं आती है किताब, ब्लैक कलर्ड जो किताब है वो इंडिया में नहीं आती। तो मेरा ये मानना था कि मैं यार विदेश जाऊंगा, मैं वहां से रेसनिक हैलिडे खरीदूंगा। सोचिए इस लेवल तक आपको प्यार हो जाता है किताब से, जब वो इतनी खूबसूरती से आपको ऐसी ऐसी बातें समझाती है कि आपको लगता है यार किताब ये तो खरीदनी है मैं। तो अल्टीमेटली मुझे पता चला कि यार किताब अमेजोन से खरीदी जा सकती है इतने सालों के बाद, मतलब करीब 4-5 साल पहले पता चल चुका था कि अगर मुझे इंटरनेशनल वर्जन चाहिए तो मैं अमेजोन से खरीद सकता हूँ। हालांकि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, अगर आप जर्मनी ऐसे जगह पर जाएंगे तो 26,000 रुपये की ये किताब है, सेम जो 900 रुपये की इंडिया में मिलती है। द ओनली डिफरेंस इज दैट इट हैज़ कलर्ड डायग्राम्स, एवरीथिंग कलर्ड, और खूबसूरत पन्ने हैं, और जिसको जुनून होगा, पैशन होगा, वही खरीदेगा इतनी महंगी किताब। हालांकि जर्मनी में किताबें बड़ी महंगी आती हैं, आप यूएस जाएंगे तो आपको उसी दाम पे मिल जाएगी जो आप अमेजोन पे दिख रहा है। तो अल्टीमेटली मैंने बहुत सोचा और बहुत ज़्यादा डिसाइड किया कि क्या करना चाहिए, मन तो है, अल्टीमेटली मैं आ रहा नहीं गया, और इस साल लॉकडाउन में मैंने अपने लिए किताब खरीदी, और मुझे ये अमेजोन पे 11,000 रुपये आसपास की मिली। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अभी भी आप खरीदना चाहें तो ये किताब ऐसी है, मैंने इसके ही पेज को, इसके पेज यही, इसका फ्रंट पेज ओरिजिनल पेज है, इसको मैंने 3 बार प्रिंट करा के 3 हिस्सों में बांट दिया और 1 लिखवा दिया ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ बार बार। ये 1 मैंने लिखवाया है इस पे करके, एडिट करके, लेकिन पेज पे 1 नहीं लिखा होता है ऐसा, ठीक है। और अब इसमें डायग्राम्स जो है वो इस तरीके से है, कलर डायग्राम्स, और सारे डायग्राम ओरिजिनल होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि मैंने ये देखिए पेज देख रहे हैं आप, ये डायग्राम जो देख रहे हैं ये ओरिजिनल डायग्राम है। ये दिखा रहा है कि पंख और एप्पल एक साथ गिरते हैं वैक्यूम में, ये ओरिजिनल डायग्राम है। ये एक फास्ट कैमरे से लिए गए जो इतने फ्रेम में सेट फोटो खींच लेता हो कि सब बराबर दिखे। तो इस तरीके की चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं, इसीलिए मैं कह रहा था कि एक 9th क्लास का बच्चा भी समझ सकता है चीज़ों को बहुत ही खूबसूरती से। कुछ टेक्स्ट अगर अच्छा होगा कभी मैं पढ़ के सुनाऊंगा इसमें,
देखिए कलर्ड पेजेस हैं और ऐसे 3 पार्ट में मैंने इसको बांट दिया है। ब्यूटीफुल बुक। अगर आपको ये देखना है कि कोई इंसान 11,000 की किताब कैसे ले सकता है जो बाजार में 900 रुपये की मिलती है, और कुछ लोग तो 26 की भी लेते होंगे जहाँ वो रहते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर कोई इंसान 11,000 की बुक ले रहा है जो 900 मिलती है, तो इसका मतलब वो बुक में कुछ बात है ना। वो बुक आपको फोर्स करती है कि आप उसके लिए, ऐसा लगता है कि कुछ करें उस किताब के लिए, कि जिसने लिखी है कि मतलब आई वॉन्ट टू जस्ट पे रिस्पेक्ट टू द बुक द वे इट इज जस्ट बाय बाइंग इट, सो आई बॉट इट। बुक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके जीवन का। कभी भी क्वेश्चन करके ये मत समझिए आपने फिजिक्स समझ ली है। कभी भी क्वेश्चंस करके मत समझ लीजिए जब केमिस्ट्री आ गई आपको। क्वेश्चन करके आप एग्जाम निकाल सकते हैं। अब जैसे कि मैं एक टेक्स्ट रीड करके सुनाता हूँ आपको रेस्निक हैलिडे से, जहाँ पे वेक्टर्स और स्केलर्स के बारे में बता रहे हैं, वेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक कैसे लिखा हुआ है। अ पार्टिकल मूविंग along a straight line can move only in 2 directions, yes or no? We can take its motion to be positive in one of these direction and negative in the other. For a particle moving in 3 dimensions, however, a plus or a minus sign is no longer enough to indicate a direction. Instead, we must use a vector. So now पहले पैराग्राफ पता चल गया कि अगर बात 3 डायरेक्शन की आ गई तो प्लस और माइनस से बात नहीं बनेगी, इसलिए वेक्टर नाम की चीज़ ज़रूरी थी। कितने स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं कि वेक्टर क्यों यूज़ कर रहे हैं, या बहुत से लोगों को दिमाग में उठता होगा तो बताने वाला कोई नहीं। ये किताब में चैप्टर की स्टार्टिंग के पहले पैराग्राफ में, यहाँ लास्ट लिख रहा हूँ, शायद उल्टा दिख रहा हो, ये बात बता देती है कि क्योंकि अगर मोशन 1 डायमेंशन में हो रहा है तो ठीक है, आप प्लस माइनस से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेफ्ट हो जाएगा प्लस और लेफ्ट नेगेटिव हो जाएगा और राइट पॉजिटिव हो जाएगा। बट इट इज राइटिंग फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन 3 डायमेंशंस, हाउएवर अ प्लस और अ माइनस साइन इज नो लॉन्गर इनफ टू इंडिकेट अ डायरेक्शन. Instead, we must use a vector. Go and search any refresher you have where they have mentioned in the beginning why we are using vector, and they always start with the why. They start with this, what is physics, as a paragraph for every chapter. एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ रेस्निक हैलिडे का। यहाँ पे एक साइकिल दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि ये ओरिजिनल फोटोग्राफ है। ये दिखाते हैं, क्लियर देख लीजिए, ये साफ साफ दिखा रहे हैं कि नीचे के स्पोक्स नहीं दिख, नीचे के स्पोक्स थोड़े दिख रहे हैं पर ऊपर पूरा स्पोक्स गायब है। जानते क्या बताना चाह रहे हैं? बॉटम पे रोलिंग मोशन की वजह से स्पीड जो हो जाती है वो 0 हो जाती है कॉन्टैक्ट पॉइंट पर, और ऊपर डबल हो जाती है क्योंकि स्पीड हर एक कॉन्टैक्ट पॉइंट पर 0 है। 0 स्पीड होने की वजह से स्पोक्स दिखने चाहिए और दिख भी रहे हैं। ये फोटो से मेंशन किया है इन लोगों ने। दैट इज हाउ व्हाई द बुक इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट। बिकॉज अब आप कहीं भी बाहर, जितने लोगों ने मुझसे रोलिंग मोशन पढ़ा है वो जानते होंगे कि मैंने बात मेंशन की थी पढ़ाते वक्त। तो ये है मेरा सोर्स का पिटारा। ये किताब मेरी सारी नॉलेज का पिटारा है और इसके बाहर से तो कुछ मिलेगा ही नहीं आपको, पर जो भी मिलेगा वो अमेजिंग होगा। आप देख सकते हैं कि ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स आपको ये किताब देगी। हर पन्ने पे आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलता रहेगा। और ये रोलिंग मोशन का बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। आप कभी भी कोई साइकिल देखेंगे उसके नीचे के स्पोक्स आपको प्रोमिनेंटली दिखेंगे एज कम्पेयर टू दी above, because at the bottom the spokes are at rest, the cycle is at rest. बहुत ही खूबसूरत डायग्राम्स हैं। ये देखिए आप फ्लूइड्स के कैसे प्रेशर लग रहा है ना। देखो ये एक अंदर एक बच्चा बना रखा है, तैर रहा है। बहुत खूबसूरत डायग्राम से समझाई ये चीज़ें। तो आप इस किताब को ब्लैक एंड वाइट भी खरीद सकते हैं क्योंकि टेक्स्ट तो खैर खूबसूरत है ही इसका, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, फोटोज़ आपको रंगीन नहीं मिलेंगी तो वो आप मुझसे बोलेंगे तो मैं दिखा दूँगा कभी आपको। ये देखिए, ये नल में दिखाया गया है कि ऊपर का क्रॉस सेक्शन मोटा है और नीचे का क्रॉस सेक्शन पतला है। ये बर्नौली एप्लीकेशन है, कितना खूबसूरत दिखाया है इसको। तो यही पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे है इस किताब में। एट द सेम टाइम एक्सप्लेनेशन तो है ही अमेजिंग। तो आप देख सकते हैं कि हम जब बर्नौली इक्वेशन पढ़ते हैं तो कितना ज़्यादा मैथमेटिक्स हमारे पेज में होता है। देखिए भैया बर्नौली चल रहा है, आप मैथमेटिक्स देखो, बस 3 लाइनें हैं इक्वेशन की, पूरा बर्नौली पढ़ा दिया इस पेज पर। कैसे पढ़ाया? केवल थ्योरी बता के। और ऐसे ही फिजिक्स समझाई जाए ना तो बच्चों को भी समझ में आ जाती है। तभी हम लोग मैं जितने भी लोग रेस्निक हैलिडे पढ़ते हैं वो लोग इसकी गुणगान करने से थकते नहीं हैं। तो आप लोग भी अच्छी किताबों का सहारा लें। ये बिना काम की इंडियन ऑथर किताब मत खरीदा करें। ऐसा ललोरा प्रदीप, अगर कोई इंडियन ऑथर किताब लेनी ही है तो वो
सिर्फ और सिर्फ आपकी HC वर्मा होनी चाहिए।